महानायक। लीजिए प्रस्तुत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित विश्वास पाटिल के सुप्रसिद्ध उपन्यास महानायक पर आधारित रेडियो नाट्य धारावाहिक। नाट्य रूपांतरकार हैं मनोज भटनागर, संगीतकार हैं उस्ताद इकबाल अहमद खान, निर्माता और निर्देशक हैं वीरेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए धारावाहिक महानायक की 11वीं कड़ी। जापान के समर्थन और इस समाचार से कि पूर्वी एशिया में आजाद हिंद फौज की स्थापना हो गई है, नेताजी सुभाष का उत्साह 7वें आसमान पर जा पहुंचा। इस बीच उनके निजी जीवन में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुका था। उन्होंने अपनी चिरसंगिनी एमिली से विवाह कर लिया था। उधर पूर्वी एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य का ढांचा भी चरमरा उठा था। जापानी आक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। जाहिर है ऐसे में भारत की ब्रिटिश सरकार पर आघात करने की नेताजी की इच्छा प्रबल हो उठी थी। तभी ट्रॉट से सूचना मिली कि मुसोलिनी ने रोम में मुलाकात का समय दे दिया है। नेताजी और एमिली बर्लिन हवाई अड्डे पर रोम जाने वाले विमान का इंतजार कर रहे थे। सुबह से ही एमिली की तबीयत खराब सी थी। सुभाष, जरा पानी पिलाएंगे? हाँ हाँ, क्या बात है एमिली, सुबह से तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यास लग रही है। क्या हुआ एमिली, तुम्हारी तबीयत? अरे आज तो खुश होने का दिन है। मैं समझा नहीं एमिली। पेट में पल रहे शिशु के नन्हे नन्हे पांव चलने लगे हैं ना, इसीलिए अंदर ही अंदर आनंद की फुलझड़ियां फूटती हैं और बाहर इस तरह का कष्ट शुरू हो जाता है। यानी कि मैं? जी, आपको पिता होने का सम्मान प्राप्त होने जा रहा है। सर, हवाई पट्टी पर जहाज उड़ने को तैयार है, जल्दी कीजिए सर। ओह हाँ एमिली, तुम्हें ऐसी स्थिति में छोड़कर जाने का मन नहीं है। माय डियर हस्बैंड, चाहिए और मुसोलिनी से सफल मुलाकात करके लौटिए। तुम अपना ख्याल रखना एमिली। हाँ जरूर। यस मिस्टर बोस, बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता है। मुसोलिनी साहब, मेरा भविष्य मुझे पुकार रहा है। आप पूर्वी एशिया जाने में मेरी मदद कीजिए। आप एक बार हिटलर से तो मिल लीजिए। लड़ाई में जूझ रहे इलाकों से होकर इतना लंबा सफर तय करना है आपको। इटली और जर्मनी दोनों ही मुल्कों की तरफ से इस सब का इंतजाम हो तो कहीं बेहतर होगा। साथ ही हमारी मदद राजनीति के हिसाब से भी काफी फायदेमंद साबित होगी। तो इजाजत दें, हिंदुस्तान की आजादी में मदद करने के आपके वादे का धन्यवाद। अच्छा मुसोलिनी साहब, मैं चलता हूं। देखिए, फ्यूहरर से मुलाकात होने पर कोई रास्ता निकले तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास भी ऐसे जाबाज पायलट्स हैं जो रोम से उड़ान भरकर आपको सीधे बर्मा, हमारा मतलब रंगून तक छोड़ आएंगे। शुक्रिया। फ्यूहरर यानी आजाद हिंद के नेता सुभाष चंद्र बोस का हिटलर स्वागत करता है। योर एक्सीलेंसी, आजादी की तीव्र आकांक्षा ही मुझे यहाँ खींच कर लाई है। शुरू से ही मेरी राय रही है कि रक्त बहाए बिना हमें आजादी नहीं मिल सकती, परंतु हमारे इन प्रयासों को मित्र संघ जर्मनी, इटली और जापान की तिहरी ताकत की पूरी सहानुभूति चाहिए। वेल मिस्टर सुभाष, मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान में मर्दानगी और पराक्रम का स्रोत सूख चुका है। योर एक्सीलेंसी? और नहीं तो क्या, 38 करोड़ लोगों का इतना बड़ा देश, बाहर की मुश्किल से 1 लाख लोग आते हैं और 200 वर्षों तक आपकी मुश्किल बांधकर आपकी गर्दन पर सवार रहते हैं।
अगर मेरे पास इतनी बड़ी आबादी की ताकत होती तो मैं तो कब का अलेक्जेंडर की माफिक दुनिया का सम्राट बन चुका होता। मुझे यकीन है कि आने वाले 150 सालों में भी हिंदुस्तान गुलामी के फंदे से मुक्त होने वाला नहीं है। नहीं महामहिम, इस महायुद्ध के झपट्टे में ब्रिटिश साम्राज्य जरूर बिखर कर रहेगा। अगले 5-10 सालों में हिंदुस्तान को आजाद होना ही है। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी एक्सीलेंसी। वेल मिस्टर बोस, मैं आपका हिम्मत का दाद देता है। जहां तक आपको फौजी मदद दिए जाने का सवाल है तो आपका देश इतनी दूर है कि 2 साल से पहले हमारा फौजी वहां नहीं पहुंच सकता। इससे अच्छा यह होगा कि आप पूरब में उभर रहे हालात का फायदा उठाएं और पूरब से अंग्रेजों पर हमला बोलें जापानी मदद के साथ। मैंने भी जल्दी से जल्दी पूर्वी एशिया पहुंचकर अपनी सरहद पर क्रांति का बिगुल बजाने का निश्चय किया है एक्सीलेंसी। जापानी राजदूत ओशिया ने मुझसे मिलने के लिए वक्त मांगा है। मैं उनके कान से ये बात निकाल दूंगा कि आपके पूर्व जाने के लिए कोई जापानी या जर्मन पनडुब्बी ही ज्यादा कारगर साबित होगी। उधर हिंदुस्तान की राजनीति में तेजी से बदलाव आने लगे थे। 7 मार्च 1942 को रंगून के जापानी हाथों में आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल से कहा कि वो फौरन हिंदुस्तान को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दे दे, नहीं तो हिंदुस्तान भी फासिस्टों की झोली में जा गिरेगा। रूजवेल्ट की बात न मानकर चर्चिल ने हिंदुस्तान की जनता को अस्थायी रूप से संतुष्ट करने के लिए स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भारत भेजा। मिस्टर गांधी, ये बोलिए, हमारा प्रस्ताव के बारे में आपका क्या राय है? क्रिप्स साहब, आपकी योजना मानने का मतलब होगा हिंदुस्तान को सैकड़ों रियासतों और संभावित पाकिस्तान में बांट डालना। हम जानते हैं कि आज आपकी तरफ से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस बैंक का दिवाला ही निकल गया हो, उसका चेक लेने का भला क्या फायदा? अगर आपके पास हिंदुस्तान को देने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है तो लगे हाथ विमान पकड़ें और इंग्लैंड की राह नापें। हाँ, नमस्कार मिस्टर क्रिप्स। नमस्कार मिस्टर गांधी। बापू, मेरी समझ में नहीं आता आजकल आप फिर से सुभाष की हौसला मंदी से क्यों मुतासिर हो रहे हैं? मौलाना आजाद, सुभाष को मैं देशभक्तों में सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। उसकी राह गलत हो सकती है। मैंने कई बार उसका विरोध भी किया। जवाहर, 2 वर्ष पहले जन आंदोलन का आह्वान करें बापू, ऐसी मांग करते हुए सुभाष मेरे आश्रम के द्वार पर अकेला खड़ा था। प्राण कंठ में लिए वो अत्यंत व्याकुल होकर विनती किए जा रहा था। आज आंदोलन की घोषणा मेरी जुबान पर है, परंतु उसे सुनने के लिए वो कहीं आसपास भी नहीं है। आज मैं कहता हूं, अंग्रेजों को भारत छोड़ो की चेतावनी दी जाए। लेकिन बापू, कांग्रेस कार्यकारिणी ऐसे आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। कार्यकारिणी सारा हिंदुस्तान नहीं है। तुम लोग तैयार नहीं हो तो मैं जाऊंगा आम जनता के बीच और भारत छोड़ो का नारा बुलंद करूंगा। अंग्रेजों, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। आजाद हिंद रेडियो के मेरे भारतीय श्रोताओं, आज मेरा सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा है। काश आज मैं बापू के चरणों का स्पर्श कर पाता। परंतु भाइयों, अब से हमारे राष्ट्रीय संघर्ष की सही शुरुआत हुई है। इस अगस्त क्रांति के पूरक के रूप में मैं अहिंसक छापामार युद्ध का एक 12 सूत्री कार्यक्रम आरंभ करने शीघ्र ही पूर्व आऊंगा। हमारी आजाद हिंद फौज के साथी स्वतंत्रता के इस पावन राजमार्ग के अग्रिम मोर्चे के सैनिक सिद्ध होंगे।
जापान के प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखा देने के बाद भी अब क्या अड़चन है राजदूत ओशिमा महोदय? मिस्टर बोस, आप चाहें तो खुद जापानी नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी से वायरलेस पर बात कर लें, मैं मिलाकर देता हूं। नौसेना मुख्यालय टोक्यो, दिस इज वाइस एडमिरल स्पीकिंग। वाइस एडमिरल सर, मिस्टर चंद्र बोस से बात कीजिए। कहिए मिस्टर चंद्र बोस। रुको सुभाष, मैं बात करता हूं। ऑफिसर, मैं एडम ट्राउट बोल रहा हूं, जर्मन विदेश विभाग के हिंदुस्तानी मामले का ऑफिसर। मिस्टर बोस के जापान जाने में क्या रुकावट है? कोई रुकावट नहीं है, पर वो पनडुब्बी में सफर नहीं कर सकते। पर क्यों? वो फौजी पनडुब्बी है। Oh, damn it! He is not simply a civilian. He is Commander-in-Chief of Indian National Army. उन्हें सिविलियन ठहराने की हिमाकत कैसे कर सकते हैं आप? और दूसरे ही क्षण सुभाष बाबू को यात्रा की इजाजत मिल गई। 19 नवंबर 1942 नेताजी के जीवन का एक सौभाग्यशाली दिन। मैंने कहा था ना एमिली कि हमारी बेटी ही होगी। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। एमिली, अपना और बच्ची का ध्यान रखना। चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे अरे, चिंता मत करो। कील बंदरगाह तक कुछ लोग मेरे साथ जाने वाले हैं। मैं यहाँ के बंदरगाह तक नहीं, आपके साथ जापान तक चलना चाहती हूँ। मन को नियंत्रित करो एमिली। हमारी नन्ही कली को अभी खिलना है, महकना है। लेकिन एमिली, रूस पर हमले की बेवकूफी हिटलर को भारी पड़ने वाली है। शायद जर्मनी को हार का मुंह देखना पड़े, और ऐसा हो गया तो हमारे विवाह का भेद बहुत कम लोगों को मालूम है। हाँ। ब्रिटिश साम्राज्य जैसे मेरे अनेक शत्रु हैं। इस विवाह को मैंने पूरी सावधानी से इसलिए छिपा रखा था कि कहीं मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। एमिली, क्या हुआ एमिली? देखो, अपने मन की बात मुझसे छिपाओ नहीं। कल तुम कहना भी चाहोगी तो मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगा। बताओ, कौन सी बात तुम्हारे मन को बींध रही है? ये अपनी डायरी में से क्या पुर्जा निकाला तुमने? ये ब्रिटिश गुप्तचरों का रिपोर्ट है जो उन्होंने हमारे बर्लिन प्रवास के दौरान डॉक्टर रीथ को दी थी। देखूं। आजकल मिस्टर बोस बर्लिन के सोफियन स्ट्रासे के इलाके में रहते हैं। उनके साथ में एमिली शैंकल नाम की एक नौजवान ऑस्ट्रियन रखेल रहती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? एमिली, पिछले कितने ही वर्ष तुमने इस अंगारे को अपने दामन में बांधे रखा। दुश्मनों की गंदी निगाहें, नाज़ियों की यातना, ये सब सहा, ये अपमानजनक खिताब पाने के लिए? नहीं, तुम्हारा और मेरा संबंध एक दिन हिंदुस्तान के सामने उजागर हो ही जाना चाहिए। सुभाष, मैं अभी मेजदा को खत लिखता हूं। आदरणीय मेजदा, एक बार फिर मैंने अपने जीवन की नाव को खतरे में डाल दिया है। मैं दूर दुर्गम यात्रा पर निकल रहा हूं। कदाचित मैं लौटकर ना आ सकूं या कोई अनहोनी हो जाए,
तो आपको सारी जानकारी रहे, इसलिए यह पत्र लिख रहा हूं। यहां यूरोप में मेरा विवाह हो गया है। हमें एक कन्या रत्नी की भी प्राप्ति हुई है। जिस प्रकार आपने मुझे आकाश जितना प्यार दिया, जीवन भर संभाला, मेरी चिंताओं का भार वहन किया, उसी प्रकार मेरे पीछे मेरी धर्मपत्नी और मेरी प्यारी बेटी को उतना ही प्यार, उतनी ही ममता दीजिएगा। सुभाष। लो एमिली, इसे रखो। देखो जान भी जाए, सुभाष, मगर इस पत्र को गुम मत होने देना। फिर कब भेजोगी अब, और कहां? लाल किले में, दिल्ली में ही। अरे, अंग्रेजों की फौज को धूल चटाकर मैं जब कभी अपनी फौज के साथ आगे कूच करता हुआ लाल किले में पहुंचूंगा, तो पहली वंदना अपने प्यारे तिरंगे की और दूसरी राष्ट्र माता की करूंगा। बस इतने काम से निवृत्त हुआ कि उस परम आनंद के क्षण में मेरे नेत्र वहां की लाखों की भीड़ में तुम्हें खोज निकालेंगे। 9 फरवरी 1943 को कील बंदरगाह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने साथी आबिद हसन के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में पूर्व एशिया की तरफ रवाना हुए। यात्रा खतरनाक थी। रात में पनडुब्बी की बैटरी चार्ज करने सागर की सतह पर आना पड़ता था। दुश्मनों की नजर में आ जाने का खतरा लगातार बना रहता था। सफर में 3 महीने लगने थे। उधर 26 अप्रैल 1943 को जापानी पनडुब्बी गुपचुप मोजाम्बिक के जलडमरू मध्य में दाखिल हुई। ये जापानी पनडुब्बी 6 दिन पहले ही पेनांग बंदरगाह से रवाना हुई थी। बहाना था दुश्मनों के जलपोतों को ध्वस्त करना। कुछ ही देर में जापानी पनडुब्बी का सामना जर्मन पनडुब्बी से हुआ। उद्देश्य था सुभाष बाबू और आबिद हसन को जर्मन पनडुब्बी से जापानी पनडुब्बी में पहुंचाना। और जापानी पनडुब्बी मुड़कर पूर्व की ओर चल पड़ी। लेकिन कुछ ही देर बाद सुभाष बाबू दुभाषीय नेगिशी से पूछ बैठे। मिस्टर नेगिशी, मुझे नहीं लगता कि हम पेनांग की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, आपका अनुमान सही है। हम सबान की तरफ जा रहे हैं। क्या? ये रास्ता जरा लंबा है, पर मजबूरी है। आपके पेनांग बंदरगाह पर उतरने की खबर वहां पहुंच चुकी है। स्वयं प्रधानमंत्री तोजो का आदेश है। ये मत भूलना कि आने वाले यात्री का दर्जा एक राष्ट्र प्रमुख का है। उनकी देखभाल में पूरी सावधानी बरती जाए। एक तरफ आपके प्रधानमंत्री तोजो के अनुसार मेरा दर्जा एक राष्ट्र प्रमुख का है, दूसरी तरफ आप लोगों ने मुझे टोक्यो के इस आलीशान इंपीरियल होटल में एक तरह से नजरबंद कर रखा है। यह सब क्या हो रहा है कर्नल यामामोटो? यहां आकर व्यर्थ जाने वाला एक एक क्षण मुझे अपराध बोध से ग्रस्त कर रहा है। कोई शंका, कोई आशंका नहीं है। प्रधानमंत्री तोजो अपनी व्यस्तताओं में इतना उलझे हुए हैं कि किसी से मिलने की फुर्सत ही नहीं है उनके पास। ऐसा है तो कृपया आज ही मेरे वापस जाने का प्रबंध करवा दीजिए। मुझे हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए एक मुक्ति वाहिनी का गठन करना है और दिल्ली की ओर कूच करके दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने से पहले देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाना है। मुझे अविलंब प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी है। आपकी ये इच्छा पूरी होगी, इत्मीनान रखिए मिस्टर बोस। 16 जून 1943 का दिन नेताजी के जीवन में एक सुनहरा पृष्ठ लेकर उगा। नेताजी से भेंट के बाद प्रधानमंत्री तोजो इतने प्रभावित हुए कि इसी दिन जापानी संसद डायट का विशेष 82वां अधिवेशन बुलाया गया। उच्चासन पर विराजमान जापान के सम्राट हिरोहितो स्वयं संसद का कामकाज देख रहे थे। अतिथियों के लिए निर्धारित विशेष दीर्घा में नेताजी को बहुत सम्मान पूर्वक बैठाया गया था।
आज तक मेड्यूटा के छद्म नाम से विचरण करते नेताजी आज जापानी संसद में अपने असली रूप यानी सुभाष चंद्र बोस के रूप में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री तोजो उनके स्वागत में उठे। इस ख्याल से हमें बहुत दुख होता है कि हिंदुस्तान आज भी अंग्रेजों के जुल्म तले पिस रहा है। हिंदू भूमि की जनता की आजादी के लिए हमारा दिल भी तड़पता है। हिंदुस्तान को वैभवशाली और समृद्ध बनाने की मंगल कामना से प्रधानमंत्री की हैसियत से मैं चंद्र बोस को जितना भी संभव होगा उतनी सहायता देने की सहमति व्यक्त करता हूं। पूर्वी एशिया के 30 लाख हिंदुस्तानी भाइयों, मैं रेडियो टोक्यो से सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूं। अब मैं हिंदुस्तान की सीमा से बहुत दूर नहीं हूं। होंगे, अवश्य साकार होंगे हमारे ध्येय, हमारे स्वप्न। आइए हम सब आजादी के अंतिम महासंग्राम के लिए तैयार हो जाएं। हमें हिंदुस्तान की सीमा में कदम रखना है। अपने शत्रु के विरुद्ध एक होकर प्रहार करें। गुरबख्श, जरा पूछो तो इन जापानी अधिकारियों से कि सुभाष चंद्र बोस क्या सचमुच सिंगापुर आ भी रहे हैं या नहीं। क्यों शाहनवाज, तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा? अरे गुरबख्श, जापानी पिछले 3 दिन से कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र आ जाएंगे, कल आएंगे। इनकी बातों का क्या विश्वास। अरे लो, आ गया जहाज। प्रेम आ गया। हाँ शाहनवाज। अरे वो देखो गुरबख्श, वो उतरे सुभाष चंद्र बोस जहाज से। हाँ। और इधर ही आ रहे हैं। आधा बता सुभाष बाबू। नमस्कार सुभाष बाबू। सत श्री अकाल। कुछ कहिए ना सुभाष बाबू। हाँ सुभाष बाबू, कुछ कहिए। लंबा चौड़ा भाषण ना करते हुए मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बंधुओं, आप सबके बीच आकर मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है। हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी अपनी 48 कोटि गुलाम जनता को मुक्त कराएंगे, एक नया इतिहास गढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। सुभाष बाबू की जय। महात्मा गांधी की जय। इंकलाब जिंदाबाद। आजाद हिंद जिंदाबाद। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, सिंगापुर के इस पडांग मैदान में बोलते हुए मैं सुभाष चंद्र बोस आपको चेता देना चाहता हूं कि हमारे सामने एक भयंकर संघर्ष है। हमारा दुश्मन जितना ताकतवर है उतना ही धूर्त, कपटी और हृदयहीन भी है। बंधु, हम सब आजादी की मंजिल के आखिरी मोड़ पर खड़े हैं। यहां आपको भूख, प्यास, दुर्गम रास्तों और असीम कष्टों का सामना करना होगा। मौत को भी गले लगाना पड़ सकता है। बोलिए, आप तो ब्रिटिश हिंद फौज के साहसी सिपाही रह चुके हैं। बोलिए, हिंद माता की रक्षा के लिए मौत को गले लगाने को आप में से कितने लोग तैयार हैं? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। मेरे बहादुर भाइयों, आज मैं बड़े गर्व से सारी दुनिया में घोषणा करता हूं कि देखो, हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए हमारी सेना सज गई है। लेकिन भाइयों, वर्तमान परिस्थितियों में मैं आपको क्या दे सकता हूं? भूख, प्यास और मृत्यु के अलावा आपको देने के लिए मेरे पास है ही क्या? परंतु विश्वास रखें दोस्तों, रात्रि का घनघोर अंधकार हो या उदय होते हुए सूर्य की किरणों का प्रकाश, सुख का बिछोना हो या दुख की गर्त, विजय की शुभ घड़ी हो या पराजय का दुर्भाग्यपूर्ण अंधेरा, आप मुझे अपने साथ पाएंगे। मैं आपको यकीनन वैभव और स्वतंत्रता के राजमार्ग पर
आगे ले चलूंगा। किसी भी परिस्थिति में वाइस रॉय के राजप्रासाद पर लहराता यूनियन जैक उतारकर जब हम अपने खून से रंगा तिरंगा फहराएंगे, तभी हमारा कर्तव्य पूरा होगा। तब तक भाइयों, चैन कैसा आराम, कैसी फुर्सत। चलो मेरे दोस्तों, दिल्ली चलो, चलो दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। ढिल्लो, प्रेम, अब कोई भी शक नहीं रहा। अंग्रेज हमारे रास्ते में चाहे जितने कांटे बिछाएं, जापानी कैसी भी चालबाजी करें, आजादी के चांद से प्यारे मकसद की ओर ले जाने वाला महानायक आखिर हमें मिल ही गया। चलो चलो उसकी पुकार पर जान कुर्बान कर दें। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। पूर्वी एशिया का सारा आकाश चलो दिल्ली के नारों से गूंज उठा था। हर तरफ से आर्थिक सहायता मिल रही थी। नेताजी पूर्वी एशिया की अथक यात्रा में जुटे हुए थे। हिंदुस्तान की ब्रिटिश फौज पर हमलों की योजनाएं बन रही थीं। इस बीच आजाद हिंद फौज की महिला पलटन भी बनकर तैयार हो गई थी, नेताजी के आह्वान पर कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलो दिल्ली की गूंज से ब्रिटिश सरकार के कान के पर्दे भी फटने लगे थे। उसने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। विंस्टन, ये एक और मुसीबत है। जर्मनी और इटली के उलझाव और अफ्रीका और एशिया में जीत का वजह से हम ईस्ट एशिया को तो बिल्कुल भूल गया। फिर भी ये कौन जानता था कि इंडिया का एक छोटा सा आदमी इतना बड़ा इंटरनेशनल ड्रामा खड़ा कर देगा। डोंट वरी मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं अभी साउथ ईस्ट एशिया कमांड का जिम्मेदारी माउंटबेटन को सौंपता है। वह सुभाष और जापानीज का आगे बढ़ना रोक देगा। ठीक है विंस्टन, ऐसा ही करो। डिके माउंटबेटन तुरंत बर्मा रवाना हो गए। वो अपने पुराने दुश्मन सुभाष चंद्र बोस से दो हाथ करने को बहुत आतुर थे, ये जाने बिना कि इस बीच सुभाष चंद्र बोस के हाथ कितने मजबूत हो चले थे। महानायक। अभी आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित विश्वास पाटिल के सुप्रसिद्ध उपन्यास महानायक के रेडियो नाट्य रूपांतर की 11वीं कड़ी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे रतनदीप दास, रजनीश शर्मा, योगेंद्र टिक्कू, गौरव मारवा, अश्विनी वालिया, सुरचंद सिंह, नीरज यादव और सुचित्रा गुप्ता। रेडियो नाट्य रूपांतरकार थे मनोज भटनागर। ध्वनि अंकन रविंद्र सिंह राजावत। संगीत निर्देशक उस्ताद इकबाल अहमद खान। निर्माता और निर्देशक वीरेंद्र शर्मा। धारावाहिक महानायक की अगली कड़ी के साथ फिर भेंट होगी। नमस्कार।